हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमने वहां पर लास्ट टॉपिक तक डिस्कशन किया था जो कि था अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन हमने किया था, और साथ ही साथ में एक्सप्रेशन डराइव किया था अबाउट थर्मल वेलोसिटी, जो कि आया था हमारे पास, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था गाइस हमारे पास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि था vd इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, कुछ यही था, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये था हमारे पास। चलिए इसी के आगे हम आज बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा गाइस रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इस रिलेशन को किस तरह से डिराइव किया जाता है। सपोज अगेन हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, क्लियर, एक कंडक्टर है इस तरह का। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ कैपिटल ए है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कुछ एल है। इस कंडक्टर को जब हम एक पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो इस कंडक्टर के सरफेस पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे गाइस, क्लियर। तो जब ये ड्रिफ्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं। ये जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। चलिए मैं मान लेता हूं, सपोज let the volume of a conductor be V, जिसको हम लिख सकते हैं AL मीटर क्यूब। मैं मान लेता हूं कि आपका ये जो कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर ये V वॉल्यूम का है, और इस V वॉल्यूम की जो वैल्यू है गाइस वो है AL मीटर क्यूब। A क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन, और L हो गई इस कंडक्टर की लेंथ। तो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। इन दोनों की यूनिट्स को कंबाइन करके अगर लिखें तो मीटर क्यूब ही रिजल्ट हमारे पास में आता है। तो कंडक्टर के वॉल्यूम को A इंटू एल मीटर क्यूब की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद देखिए, लेट again assume that there are n free electrons। n क्या है, free electrons। assume that there are n free electrons present in per unit volume of conductor। हम यहां पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने मान लिया है दैट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। n फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये पूरा कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम v है। मैं यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं। कितना वॉल्यूम ले रहा हूं, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, n। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आइदर 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने मान लिए कितने हैं, n है। इसको यहां लिख लेते हैं n। देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। देयरफॉर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट on the surface of conductor।
तो देखिए पूरे कंडक्टर, इस कंप्लीट कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू की बात करें हम, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या मैं इसको ये कह सकता हूं n इंटू वी, n इंटू वी, ये समझ में आया आपको? यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो n है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? n इंटू टोटल वॉल्यूम। आप इस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम v से क्या करें? मल्टीप्लाई करें। आप v से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू मिल जाती है। इज इट क्लियर? n इंटू वी, ध्यान रखिएगा, n इंटू वी, वेयर n क्या है? n है आपके पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। एक यूनिट वॉल्यूम, छोटा सा यूनिट वॉल्यूम का टुकड़ा लिया तो हमने पाया कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो n है, तो टोटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? n इंटू वी। क्योंकि हम पूरे सरफेस पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि ये एक डेफिनेट शेप और साइज का कंडक्टर है, तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया कि एक यूनिट वॉल्यूम लिया, छोटा सा वॉल्यूम लिया कंडक्टर का, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी मेजर की, और हमने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गाइस, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो टोटल सरफेस के ऊपर, कंडक्टर के टोटल सरफेस में जो नेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी वो n इंटू वी हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात। n इंटू वी को ही आप क्या लिख सकते हैं? n इंटू वी को आप लिख सकते हैं NaL। कोई गलत बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि V हमने ऊपर लिख रखा है, टोटल वॉल्यूम जो है कंडक्टर का वो क्या है? वो V है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास में NaL। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज flowing on the surface of the conductor, value of total charge फ्लोइंग ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब मैं टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं जो मेरे सरफेस पर फ्लो हो रहा है। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। NE से हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जिसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई है? NaL। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं E से, तो हमारे पास में टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए, वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगी आपके पास? Q इक्वल्स टू NaLE। इज इट क्लियर? NaLE। चलिए, तो ये Q की वैल्यू हो गई हमारे पास में टोटल चार्ज, इसको रख लेते हैं यहां पर। नाउ टाइम, अब हम बात करते हैं टाइम रिक्वायर्ड। Time required by these free electrons to move on the surface of the conductor। क्या कह रहा है? टाइम रिक्वायर्ड बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जो देखिए, कंडक्टर की साइज में पीछे लेकर जा रहा हूं वापस। कंडक्टर की लेंथ क्या है? L। तो मैं वो टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि इस पूरी L लेंथ को, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी L लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लेंगे। तो देखिए, इस L लेंथ के कंडक्टर को कवर करने में जो टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द कंडक्टर, और जो कंडक्टर की लेंथ है वो यहां पर कितनी एज्यूम की गई है L। तो बेसिकली डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में L, और जिस स्पीड से ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस L लेंथ ऑफ कंडक्टर को कवर करेंगे, क्या वो VD ही होगी? जी हां, वो VD लेंथ ही होगी। VD यहां पर क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये VD लेंथ क्या हो गई? आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली टाइम की वैल्यू हमारे पास में क्या आई? L बाय VD। इज इट क्लियर? टाइम की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है L बाय VD। तो पूरे कंडक्टर L लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स? L बाय VD, वेयर VD इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD आपकी क्या है यहां पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? चलिए, वी नो दैट करंट की वैल्यू जो होती है वो Q अपॉन T होती है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q बाय T। तो यहां से ये आपकी इक्वेशन 3 है। मान लीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 to 3, फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू इक्वेशन 3। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से Q और T की वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1 3 में पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, Q की वैल्यू आई थी हमारे पास में NaLe डिवाइड बाय T की वैल्यू आ गई L बाय VD। T की वैल्यू क्या आ गई? L बाय VD। क्लियर? तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में अपॉन वाली टर्म ऊपर आ जाती है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन बनता है NeAVD। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, रिक्वायर्ड रिलेशन हमारा, वो ये होता है गाइस, I इज इक्वल्स टू NeAVD। I इज इक्वल्स टू NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है हमारा, वो ये होता है गाइस, I इज इक्वल्स टू NeAVD। इज इट क्लियर? ये रिक्वायर्ड रिलेशन है आपके पास में, I इज इक्वल्स टू NeAVD। ठीक, चलिए नोट कर सकते हैं आप, इसे देख लीजिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाता है। तो यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। किसकी? ओम्स लॉ की। सबने सुना है ओम्स लॉ के बारे में? बिल्कुल, हम पढ़कर भी आए हैं ओम्स लॉ क्या होता है। एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ पर। छोटा सा अगर इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा? बाय कीपिंग द physical parameters, by keeping the physical parameters of a conductor, by keeping the physical parameters of a conductor remains constant, by keeping the physical parameters of a conductor remains constant। फिजिकल पैरामीटर किस तरह के? फिजिकल पैरामीटर्स की बात करूं तो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा। इस तरह के इन सब सारे पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? फिजिकल पैरामीटर। ये सारे फिजिकल पैरामीटर कंडक्टर के कांस्टेंट रहने चाहिए। क्लियर? तो बाय कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor
applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing inside the conductor. ये इसका स्टेटमेंट होता है गाइस, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। वैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा यहां पर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो क्या कह रहा है देखिए, बाय कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर एंड pressure, the potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing inside the conductor. कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना ज्यादा आप कंडक्टर के एंड्स पर ये पोटेंशियल डिफरेंस माने बैटरी का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा करंट जो है वो क्या होगा, आपके कंडक्टर में फ्लो होगा। तो यहां से हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल, उतना ज्यादा करंट जो है वो आपके कंडक्टर में फ्लो होता है। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, विच इज नथिंग बट रेजिस्टेंस R। R यहां पर क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां से हमारे पास में ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन बनता है V इज इक्वल्स टू RI, और वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, it is the internal property of any conductor which applies hindrance in the path of the current, or electric current we can say। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अप्लाइज हिंड्रेंस और ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ द करंट। किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को जो ऑपोजिशन या जो हिंड्रेंस मिलता है, इसी हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें करंट की वैल्यू, फ्लोइंग करंट की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है या कम हो जाती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से ही बनता है, R इक्वल्स टू V बाय I। इसकी SI यूनिट अगर हम लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या फिर इसकी SI यूनिट होती है ओम। SI यूनिट क्या होती है, ओम। SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम। क्लियर। अगर हम ग्राफ बनाते हैं गाइस, अगर हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर के लिए अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, V और I, तो ये ग्राफ आपको किस तरह से मिलता है, स्ट्रेट लाइन। आप जानते होंगे ये ग्राफ किस तरह से मिलता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है यहां पर V और I का, सिंगल पावर रिलेशन है V और I का। और अगर इसको प्रॉपर लिखे तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, RI। तो इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं, ऑन कंपेयर, इसे अगर हम कंपेयर कराते हैं किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से, वेयर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे कंपेयर करवाते हैं तो देखिए y के कंपैरिजन में यहां y की जगह क्या आ रहा है, v,
x के कंपैरिजन में क्या आ रहा है, i, और m यहां पर क्या है, m इज योर स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहां पर vi ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, vi ग्राफ का जो स्लोप होता है हमेशा वो r ही होता है। vi ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस। स्लोप को tan थीटा भी कहा जाता है, स्लोप को tan थीटा भी कहा जाता है। तो tan थीटा देखिए यहां पर अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो वो स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, यहां पर एक थीटा एंगल बन रहा होगा, क्लियर। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो इसके कंपेयर में यहां पर वोल्टेज की वैल्यू V2, यहां वोल्टेज की वैल्यू V1, यहां करंट की वैल्यू I1 और यहां करंट की वैल्यू I2। तो अगर यहां पर स्लोप फाइंड करें तो ये हो गया डेल्टा V और ये हो गया डेल्टा I। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या मिल गया आपको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और V अपॉन I की वैल्यू आपको यहां पर रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है गाइस। क्या प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा यहां पर आपको किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस की। बिकॉज V अपॉन I, भाई वोल्टेज का डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू तो वो कोई ना कोई वोल्ट की ही होगी, और करंट का भी डिफरेंस लेंगे तो आप वैल्यू तो आपको करंट की मिलेगी। तो बेसिकली ये जो टर्म आ रही है आपके पास में, इस टर्म की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो ओम या रेजिस्टेंस ही होता है। क्लियर, दिस इज नथिंग बट योर ओम्स लॉ। देख लीजिए, देख लीजिए, क्लियर। चलिए इसी के साथ में हम बात करते हैं, देखिए डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड फ्लोइंग करंट। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो अप्लाइड पोटेंशियल और फ्लोइंग करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो V और I का रेशियो है, मतलब V और I की वैल्यू कितनी भी डिफरेंट हो लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से V और I की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional is directly proportional to the length of conductor कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाइस रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है आपके पास कुछ इस तरह से, इसका रेजिस्टेंस है R और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, L। अगर मैं इस कंडक्टर के साथ साथ सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एक और कंडक्टर ऐड कर देता हूं लाइक इन सीरीज, किस तरह से ऐड कर दिया, लाइक इन सीरीज, इसकी भी लेंथ L है और इस कंडक्टर की भी लेंथ L है, तो यहां टोटल लेंथ क्या हो गई, 2L। टोटल लेंथ क्या हो गई कंडक्टर की, 2L। और ये दोनों रेजिस्टेंस किस तरह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, जी हाँ, ये दोनों रेजिस्टेंस किस तरह से कंबाइन हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुए हैं। तो यहां पर बेसिकली आपका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ता है तो नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2R। तो बेसिकली देखिए अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको यहां पर यही डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चला जाए, आइए।
थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section, area of क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसको कैसे समझेंगे? देखिए क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकला था? दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, इस प्रीवियसली पॉइंट में हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला था? द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहां पर ये क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब R is inversely proportional to the area of cross section, means R proportional to 1 by A। यहां पर R किसके प्रोपोर्शनल है? 1 by A के। किस तरह से? आइए देखिए, समझाते हैं आपको फिर से एक इलस्ट्रेशन के द्वारा। सपोज दोबारा से मेरे पास में यहां पर क्या है? एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ A मीटर स्क्वायर है। कितना? A मीटर स्क्वायर। मैं इस कंडक्टर के पैरेलल में, गाइस, कंडक्टर के पैरेलल में एक और कंडक्टर इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। इस कंडक्टर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है और रेजिस्टेंस क्या है? R है, ताकि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मेरे कंडक्टर का यहां से और यहां से इंक्रीज होकर के कितना हो जाए? 2A हो जाए। कितना हो जाए? 2A। तो यहां पर देखिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किया? दो कंडक्टर्स को पैरेलली कंबाइन कर दिया। पैरेलली कंबाइन करने पर इनका जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया था वो इंक्रीज हो गया और कितना हो गया? इंक्रीज होकर के 2A। कितना हो गया गाइस? 2A। तो देखिए जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया तो यहां पर दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आपके किस तरह से कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन दिखाई दे रहे हैं? जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो जाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R नेट। R नेट की जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर ये हो जाती है R/2। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R प्लस 1/R। वहां से सॉल्व कीजिए, R नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2। तो देखिए रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया। आपने एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया? कंडक्टर का हाफ हो गया। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो तीसरा पॉइंट ये आता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस also depends on the rise in temperature, rise in temperature, temperature of conductor। Resistance also depends on the rise in temperature of the conductor। देखिए राइज इन टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये हमारे पास में एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। उस टॉपिक पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अभी के लिए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। कैसे? मैं आपको रीजन इसका भी लॉजिक डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अलग से। फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। Also depends on the nature of medium। नेचर ऑफ मीडियम के नेचर पर भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। अलग अलग नेचर के मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस बेसिकली इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहां से therefore we know that कि रेजिस्टेंस आपका एक तो L के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस आपका एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, ऑन कंबाइनिंग बोथ, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए
तो R क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है विच इज कॉल्ड रो। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रो। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहां से बनता है गाइस, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहां से बनता है R इक्वल्स टू रो L बाई A, वेयर रो इज कॉल्ड, इस रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इस रो को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, देखिए जल्दी से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, रो का फॉर्मूला, सॉरी आर का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हम एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ भी कैसी हो, यूनिटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिटी। इफ अगर हम एक ऐसा कंडक्टर चूज करते हैं जिसकी लेंथ भी क्या हो, यूनिटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, यूनिटी। अगर मैं ऐसा कंडक्टर ले लूं जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 मीटर क्यूब, तो यहां पर आर की वैल्यू किसके, रो के बराबर ही होगी। क्या आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, रो के बराबर ही हो जाएगी। यहां से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनती है, देखिए किस तरह से। रेजिस्टिविटी इज बेसिकली, resistivity is basically the resistance. Resistivity is basically the resistance of any conductor having unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section. Resistivity is basically the resistance of any conductor having unit length and unit area of cross section. कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उस कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ही होता है। मतलब सपोज कीजिए आपके पास में एक रूम के बराबर का कंडक्टर है ना, कोई आयरन का पीस है जिसकी साइज एक रूम के, नॉर्मल रूम के बराबर की है, तो उस रूम के बराबर का आयरन पीस हो आपके पास में, या आपके पास में आयरन का एक छोटा सा बॉक्स हो, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उन दोनों में से आपको इस तरह का एक पार्ट बाहर निकालना है जिसकी लेंथ भी यूनिटी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिटी। लाइक 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा एक क्यूब बाहर निकाल दीजिए, उस क्यूब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, वो उस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पूरे आयरन का, आयरन सब्सटेंस का, आयरन एलिमेंट का क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो ये रेजिस्टिविटी होती है गाइस। क्लियर, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ता है, वैल्यू ऑफ resistivity value of resistivity does not depend on length and area of क्रॉस सेक्शन। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ध्यान रखिएगा, क्योंकि
कोई सा भी कंडक्टर हो, चाहे उसकी लेंथ कुछ भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, लेकिन रजिस्टिविटी जो होगी वो उसके यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस ही होता है. इट ओनली डिपेंड्स, it only depends on the nature of medium. ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. क्लियर? रजिस्टिविटी की वैल्यू लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी गाइस? इसकी यूनिट की बात करें अगर, चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं. तो आर क्या आया हमारे पास? देखिए आर आया हमारे पास में रो एल अपॉन ए. यहां से रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल. क्या रो का फॉर्मूला ये बन जाएगा कि आर ए बाय एल? जब रो का फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखिए आर ए बाय एल, तो यहां से क्या होगा? देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट नथिंग बट ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर. एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गई आपकी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया. रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनटू मीटर. रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाती है ओम इनटू मीटर. ध्यान रखिएगा, ये इसकी यूनिट हो गई ओम इनटू मीटर. क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए. और एक चीज, नेक्स्ट बात होती है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है? It is the reciprocal of the resistivity. Conductivity is what? Nothing but reciprocal of resistivity. It is the reciprocal of the resistivity. Resistivity का इनवर्स प्रोपोर्शनल. मतलब कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, नीटा से. ये होता है 1 बाय रो. कंडक्टिविटी का सिंबल होता है नीटा या सिग्मा भी कहते हैं इसको, और ये होता है इक्वल होता है 1 बाय रो के. तो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास रो की वैल्यू क्या आई? देखिए हमारे पास में रो की वैल्यू आई आर ए बाय एल. तो कंडक्टिविटी हो जाती है एल अपॉन आर इंटू ए. कंडक्टिविटी हो जाती है एल अपॉन आर इंटू ए. देख लीजिए, और कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट तो ये होती है महो या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है, महो मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है गाइस. क्लियर? महो मीटर इनवर्स. ये हो जाती है आपकी कंडक्टिविटी. तो इट इज क्लियर. ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी यहां पर क्लियर है आई थिंक. किसी तरह की कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जल्दी से. हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास में यहां आता है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. Verification of Ohm's law on the basis of drift velocity. Ohm's law वेरीफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर. किस तरह से? देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
I इज इक्वल्स टू NEAVD एक रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है गाइस, I इज इक्वल्स टू NEAVD। नाउ VD का एक्सप्रेशन हमने डराइव किया था माइनस E कैपिटल E टाउ बाय M। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था हमारे पास माइनस E कैपिटल E टाउ बाय M। अगर मैं इस VD की वैल्यू को यहां प्लेस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू NEA माइनस E कैपिटल E टाउ बाय M। तो आपके पास में देखिए I की वैल्यू क्या बन जाती है, I इज इक्वल्स टू माइनस N E स्क्वायर AE टाउ बाय M। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, E से E मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बाहर आ गया, बाकी N एज इट इज, A एज इट इज, E एज इट इज, टाउ एज इट इज, एंड M एज इट इज। नाउ एक रिलेशन होता है V और E के बीच में, V और E के बीच में क्या रिलेशन, dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। हमने देख रखा है गाइस सेकेंड चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं तो क्या आप इसे E इज इक्वल्स टू माइनस V बाय आर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा और dr का r हो जाएगा, तो E की वैल्यू माइनस V बाय आर आएगी। हमारा यहां जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो r की बजाय L है, कितनी है L, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी L लेंथ पर ही अप्लाई हो रही है फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से कहां अप्लाई हो रही है, फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। तो यहां से बेसिकली E की वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस V बाय L। E की वैल्यू क्या बन रही है गाइस, माइनस V बाय L। इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं I वाले रिलेशन में, देयरफॉर I बिकम्स माइनस माइनस प्लस NE स्क्वायर A टाउ V बाय L। NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ एज इट इज है, और E की बजाय क्या आ गया, M और आ जाएगा यहां पर, E की बजाय आ गया V बाय L इंटू M। तो हमारे पास में करंट का एक रिलेशन बना, देखिए यहां पर NE स्क्वायर A टाउ V बाय L इंटू M। इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, NE स्क्वायर A टाउ V बाय ML, यही है NE स्क्वायर A टाउ V बाय ML, या करेक्ट, ठीक है। इस रिलेशन में V को एक तरफ रखें और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ डाल दें, तो ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ML ऊपर NE स्क्वायर A टाउ नीचे इंटू I, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अब इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है हमारे पास में, देखिए क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एरिया इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। दीज ऑल आर कांस्टेंट, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। M बाई L अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये सारी की सारी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में यहां पर, कांस्टेंट। अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हुई तो यहां पर V जो है वो सिर्फ और सिर्फ I के प्रोपोर्शनल हो गया क्या, जब ये V I के प्रोपोर्शनल हो गया तो यहां पर ओम्स लॉ आपका वेरीफाई हो जाता है, अगेन बाय द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी आपका जो लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। और V और I के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है R, उस R के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है यहां से ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये किसी की नहीं, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये आपके रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ही हो गया क्या, यहां से ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। जो भी रेजिस्टेंस की शर्तें हैं उन सारी की सारी शर्तों को ये जो फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, ये फुलफिल करता है। L के प्रोपोर्शनल A के इनवर्स प्रोपोर्शनल, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से, क्लियर। तो R हो गया आपका ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ओके, चलिए, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अगेन
रजिस्टिविटी की अगर बात करें रो, तो रो क्या होता है, आर ए बाय एल, सॉरी रजिस्टिविटी के सेंस में आपके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसके इक्वल भी किया जा सकता है। तो देखिए यहां एल से एल और ए से ए अगर कैंसिल कर दिया जाए तो रजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला बनता है हमारे पास में एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या हो गई आपकी रजिस्टिविटी, ये क्या हो गई रजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी, नीटा वो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होती है। तो यहां से कंडक्टिविटी के लिए भी एक्सप्रेशन आता है हमारे पास में एन ई स्क्वायर, सॉरी एन ई स्क्वायर, सॉरी ए नहीं है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आता है यहां से हमारे पास एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूलेज बहुत काम के हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज आ जाते हैं, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, रो एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। देख सकते हैं आप, ये होता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोबारा से हम ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, रजिस्टिविटी के लिए और कंडक्टिविटी के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। आई होप यहां तक की जो भी क्लास हमने आज कंप्लीट करी है वो आपको समझ आई होगी, क्लियर। इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे और वहां डिस्कस करेंगे गाइस, क्लियर। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट फिनिश करते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। अपना प्यार जागृति क्लासेस के साथ इसी प्रकार से बनाए रखिएगा गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।